गुड मॉर्निंग अंकित जी। अबाउट आइज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। है आपका, म्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। यस मैम, हाँ, गुड अभी आ रहा मॉर्निंग। है। गुड मॉर्निंग। आज आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। हमारे साथ अमित सर हैं, आपका मॉक लेंगे। कंफर्टेबल ओके। हैं आप? यस मैम। ओके, यस, कंटिन्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डीप फेक क्या होता और सर, डीप फेक जब हम एआई और एम वीडियो टेक्निक का यूज करके मतलब वीडियो को एडिट करके किसी दूसरे का चेहरे का यूज करते हैं और उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, तो वही डीप फेक होता है। है? ओके, एआई क्या है? सर एआई सर ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो डेटा होते हैं और उनको यूज करके उनका एनालिसिस करके विभिन्न तरीके से सर एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं बता पा रहे। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर ग्रेजुएशन में सर मैंने डिफेंस स्टडीज और मैथमेटिक्स से किया हुआ है। उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ डिफेंस स्टडीज और क्या मैथमेटिक्स क्या है? है। यस सर, उससे ग्रेजुएशन किया हुआ है। फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये कौन सी कहाँ से किया आपने? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके, और अभी कुछ कर रहे हैं आप वर्तमान में? यस सर, जेआरएफ प्रोग्राम के अंदर रिसर्च कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं आप? जी। कहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। और रहते कहाँ पर, आपका होम टाउन क्या है? सर होम टाउन बांदा, बुंदेलखंड। अच्छा। तो डिफेंस स्टडीज आपने क्यों चुना? डिफेंस स्टडीज और मैथ्स, ये मतलब समझ नहीं आया कॉम्बिनेशन क्या होता है। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर बीएससी में ये डिफरेंस जो था वो बीए और बीएससी दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट था, और सर उसमें इंटरेस्ट भी था, इसीलिए सर उसको चूज किया। चलिए, और आपका टॉपिक क्या है पीएचडी का? सर मेरा जो टॉपिक है वो इलेक्शन फ्रीबीज का वोटिंग बिहेवियर पर पड़ने वाले इफेक्ट का विश्लेषण करना। दोबारा बोलिए एक बार। सर इलेक्शन फ्रीबीज का मतदान व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना। अच्छा, तो आप यानी पोल स्ट्रेटेजिस्ट बनना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी की तरह? तो नो सर, स्ट्रेटजिस्ट नहीं, लेकिन सर हाँ, रिसर्च ये टॉपिक अच्छा लगा इसलिए सर रिसर्च कर रहे हैं। ये डिफेंस स्टडीज में बताइए, आपने क्या क्या पढ़ा था? सर डिफेंस स्टडीज में हम लोग जो है इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ते हैं। इंडिया के जितने भी वार्स हुए हैं वो पढ़ते हैं। फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और इंडिया कैसे अपने आप को सिक्योर रख सकता है, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत क्या था? सर ऑपरेशन मेघदूत सर 1999 में सर कारगिल वॉर के समय भारतीय सेना द्वारा जो कारगिल चोटी थी उसकी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेघदूत बनाया गया। और ऑपरेशन कैक्टस? सॉरी सर। ऑपरेशन कैक्टस? सर ऑपरेशन कैक्टस भारत ने मालदीव में जो ऑपरेशन चलाया था वहां से तख्ता पलट को रोकने के लिए, सर उसी को ऑपरेशन कैक्टस कहा जाता और ऑपरेशन सफ़ेद सागर? है। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक। हाँ, फिर डेटरेंस क्या होता है? सर डिफरेंस एक ऐसी
अवधारणा है जो इस बात पे टिकी है कि जो हमारा दुश्मन है वो हम पे ये इस डर से अटैक ना करे कि भविष्य में हमको इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोबारा बताइए एक बार। सर डिफरेंस का मतलब होता है कि जो अपना दुश्मन होता है, पड़ोसी देश होता है, दुश्मन होता है जिससे युद्ध की आशंका हो, उसके मन में हमेशा इतना भय व्याप्त रखना कि हम पे इस डर से हमला ना करे कि भविष्य में हमको हमारा मतलब हम पे इसका प्रतिकार ज्यादा अधिक तेजी से हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए जो परमाणु बम, परमाणु जो वेपन्स बनाए गए हैं, यस सर। ठीक है, तो क्या इनसे डिटरेंस बना है? बिल्कुल सर। जितने भी सर, अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं, तो दो देशों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध को टालने में सर बहुत बड़ा रोल है परमाणु वेपन्स का। यानी आप ये कहते हैं कि हर देश को परमाणु शक्ति हो जाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आज के संदर्भ में जो देखा जा रहा है, चाइना और यूएसए डायरेक्टली इंगेज होने से डरते हैं, यूएसए और रशिया भी, तो सर हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बना हुआ है। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राष्ट्रों को परमाणु संपन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है कि भविष्य में परमाणु युद्ध जैसी हमें कोई चीज देखने को मिले जो पूरी मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व के लिए काफी खतरा उत्पन्न करेगा। क्यों? लेकिन अभी तक प्राय यही देखा गया है कि जहाँ पर परमाणु शक्ति नहीं है वहाँ जी। पर हमला हुआ है, चाहे वो यस। इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो। यस सर। ईरान पे अभी तक हमला नहीं हुआ क्योंकि उसका थोड़े बहुत परमाणु शक्ति हो सकती है। नॉर्थ कोरिया पे नहीं हुआ कि उसके यस। पास हो सकती है। यस तो सर। ये तो सही तो है, आत्मरक्षा के लिए और संप्रभुता के लिए परमाणु शक्ति संपन्न होना जरूरी है। भारत के पास भी परमाणु शक्ति इसीलिए आई थी। यस सर। सर सुरक्षा के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे सर अमेरिका न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कराता है जापान और यूरोप के कई देशों के। लेकिन सर हम ये परमाणु संपन्न होना ही सर, क्योंकि वो खतरों को बढ़ा देगा, वो युद्ध को बढ़ा देगा, और कहीं ना कहीं अगर परमाणु शक्ति का प्रयोग हुआ तो उससे सर ज्यादा विनाश होंगे। ठीक। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम क्या था? सर एटम फॉर पीस प्रोग्राम जो वर्ल्ड एटॉमिक एजेंसी है इसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका सर तात्पर्य ये है कि जो हमारी परमाणु तकनीक है उसका प्रयोग केवल हम शांति उद्देश्यों के लिए और मानवता के हितों के लिए किया जाए, जैसे कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए। आपके हिसाब से नारी सशक्तिकरण का क्या मतलब क्या सर? हेलो। है? नारी सशक्तिकरण का क्या मतलब है? नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि नारी को सर पहला तो उनको पूरी तरीके से स्वायत्त और आत्मनिर्भर बनाना, उनको दूसरा उनको हर फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देना। अच्छा, जैसे आजकल शादियाँ होती हैं तो उसमें दहेज लिया जाता है, यस सर। क्या ये सही है? नहीं सर, दहेज प्रथा बिल्कुल गलत। क्यों? सर क्योंकि ये सबसे पहले तो सर ये एक परिवार के लिए बेटियों को बोझ के स्वरूप बनाता है। दूसरा सर, इससे हमें दहेज को लेकर सर घरेलू हिंसा भी देखने को मिलती है। और तीसरा सर, ये नैतिक रूप से भी गलत। अच्छा चलिए, माने कोई दहेज नहीं मांग रहा लेकिन कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो गिफ्ट लेना कैसा है? सर वो भी दहेज का ही एक रूप है, तो सर उसे भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब ये देखा गया है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था जी। में ये कहते हैं कि लड़की दहेज देती है, लड़की को दहेज दिया जाता है जी। शादी के बाद, और उसको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। यस सर। तो क्या ये सही व्यवस्था है? गलत नहीं क्या है सर, ये इसमें? बिल्कुल सही। सर ये कानूनी रूप से भी गलत है। जो भारतीय उत्तराधिकार कानून है उसमें सर महिलाओं को भी बराबर का हक है। और दूसरा ये कि इससे जो है महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं हो पाती हैं। और तीसरा ये कि घर के फैसलों में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दे दिया, सॉरी तो सर, आप ये आवाज आपकी, सॉरी सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट रही है। चलिए मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार दे दिया, यस। ठीक है? यस।
मान लीजिए एक, अब शादी में प्राय क्या होता है, जो महिला होती है वो पुरुष के घर पे जाती है। यस सर। अब आपकी शादी हुई बांदा में, यस और जो स्त्री आई वो स्त्री आई मान लो कहीं हापुड़ से, मेरठ से, यस। और उसको अगर संपत्ति देते हैं मेरठ में, मेरठ में उसके पिताजी की संपत्ति दी जाती है, तो जी। आपको नहीं लगता कि फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाएगा, इससे छोटी छोटी संपत्तियां बढ़ती जाएंगी? आधी संपत्ति है उसकी रहेगी मेरठ में, आधी रहेगी आपके साथ बांदा में। यस सर। यस सर, बिल्कुल सर ऐसा होगा, लेकिन आज के समय में जब तकनीक का इतना प्रयोग हो चुका है, और तो सर दोनों को मैनेज करना सर काफी आसान रहेगा। तो सर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, चलिए, एप्स्टीन फाइल के बारे में क्या जानते सर जेफरी एप्स्टीन सर अमेरिका के एक अ, बड़े उद्योगपतियों के साथ और बड़े पॉलिटिशियन के साथ उनके संबंध थे। उन्होंने सर एक अपना एप्स्टीन आइलैंड बनाया हुआ था कैरिबियन सागर में। सर ऐसी न्यूज सामने आ रही है समय समय पर कि वहां पर सर अनैतिक गतिविधियां होती थी, बच्चों के शोषण होते थे, और सर अ, मानव मांस जैसे खाने के भी कई न्यूज सामने आई है। सर यही मुद्दा भी चल रहा है। हैं? चलिए, अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ा है आपने? हाँ सर, पढ़ा है। चलिए बताइए, बजट के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें। और सर उत्तर प्रदेश का बजट सर अभी कुछ दिन पहले ही आया था सर। इसमें पिछले बजट की तुलना में लगभग 12 से 13% की वृद्धि हुई है। और साथ ही इसमें सर दो तीन नई स्कीम्स भी लॉन्च की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश एआई मिशन, टेक युवा समर्थ युवा योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना। सर अभी इतना ही याद आ पा रहा है। चलिए, मिशन कर्मयोगी क्या है? सर मिशन कर्मयोगी सर जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए, और उनको रियल टाइम नैतिक और दक्ष निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, चलिए, आप ये बताइए कि भारत में जो फसलों की उत्पादकता है प्रति हेक्टर, वो इतनी कम क्यों है? जैसे मैं देखा जाए, कोई भी फसल हो, फल हो या कोई फसल हो, गेहूँ हो, चावल हो, चाइना की तुलना में आधी है। चाइना में कम से कम 2 गुना या 3 गुना है। यदि आप यस सर। सेब का ही देख लेंगे तो जम्मू कश्मीर में यदि 1 हेक्टर में 12 किलो सेब होते हैं, तो शिमला हिमाचल में 8 होते हैं, और अमेरिका में 48 हेक्टर है, 48 किलो पर हेक्टर, मतलब 4 गुना है। क्यों है सर? और सर इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो खेतों का जो हमारे यहाँ आकार है सर वो काफी छोटे हैं, तो इसलिए हम लोग इकोनॉमी ऑफ स्केल पर वो लाभदायक नहीं होता है। भारत में 92% लगभग लघु सीमांत है। और इसके अलावा सर दूसरा कारण ये है कि भारत में कृषि का मशीनीकरण अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। यहाँ पर सर 55 से 60% तक ही कृषि का मशीनीकरण है, जबकि चाइना और अमेरिका में लगभग 90% से एबव ही है। और सर तीसरा ये कि सर हमारे यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का भी अभाव है, और साथ में किसानों के पास उच्च कौशल का भी अभाव है। ये भी एक कारण हो सकता है लिंग उत्पादकता का। चलिए, ठीक है। ठीक है आपका। आप चलिए ये बताइए जी। कि यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? सर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सर मैं कई स्तरीय प्रयास करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सर अपने विभाग के अंदर ही सर ऑडिटिंग, वीकली मंथली ऑडिटिंग अनिवार्य करूंगा। और उसके आधार पर जो भी कर्मचारी होंगे स्वयं को शामिल करते हुए उनको मूल्यांकन करने के लिए उनको रैंकिंग प्रदान करूंगा। और सर दूसरे नंबर पर सर ज्यादा से ज्यादा तकनीक और एआई का यूज करूंगा, ताकि कोई भी डेटा में कोई भी गड़बड़ी हो तो वो एआई की सहायता से उनको पकड़ा जा सके। और तीसरा ये कि सर अंतर विभागीय तबादला समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ही स्थान पर कई समय तक बने रहने ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण हो सकता है। अच्छा, मतलब एक स्थान पर अगर कोई सरकारी कर्मचारी बना रहता है तो भ्रष्टाचार करता है, क्यों? सर उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कैसे बढ़ जाती हैं?
और सर एक ही स्थान पर एक ही पद पर रहते हुए सर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं सर, उनके लिंकेज लगातार बढ़ते जाते हैं। और सर उसी स्थान पर रहते हुए उनको तमाम तरीके वो खोज भी लेते हैं सर, अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए। क्योंकि सर चाणक्य ने भी कहा था कि समय समय पर तबादला और बदलाव करते रहना चाहिए, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का कारण बढ़ता है। और सर ये सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अच्छा किया। अब आपका इंटरव्यू ओवर होता है, बताइए कुछ पूछना है आपको। सर सर शुरुआत करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर जब उसके बाद दो तीन चार क्वेश्चन हो जाते हैं तब थोड़ा सा। तो सर स्टार्टिंग में कैसे करें? सर जैसे आपने नहीं, एआई देखो के सामान डिफिनेशन पूछा सर, मैंने पढ़ा हुआ था बट दिमाग से निकल गया। शुरुआत में तो होता ही है, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो यस सर। क्या आपने बाद में, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपने कहीं रुके हो आप और आपने कहीं कोई गलत जवाब दिया हो, जो आपको नहीं आता वो आपने बोल दिया। और इसीलिए मेरे को मतलब ऐसा लगा नहीं कि और आपसे ज़्यादा कुछ करा जाए। मैंने भी आपका करीब 4-5 मिनट पहले ही ओवर कर दिया एक तरीके से, क्योंकि यस लग नहीं रहा था कि कहीं पर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की। ठीक यस है, यस आपने अच्छा बताया। ओके, और थैंक यू। पहला इंटरव्यू है आपका ये? तो सर मेरा 28 ट्रिप हुआ। 28 फरवरी, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं आप? और सर यूपी टीचर का फर्स्ट टाइम, और सर एक बार यूपीएससी का भी दे चुके हैं। बहुत बढ़िया। यूपीएससी का कब दिया आपने? और सर 21। 2021? यस सर। एक ही बार यूपीएससी का, उसके बाद नहीं हुआ? सर उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स से निकला, फिर सर पीएचडी में एनरोल हो गए, तो सर वहाँ पे कोर्स वर्क की क्लासेस वगैरह चलने लगी, तो फिर एग्जाम नहीं दिया। फिर 2024 में पीसीएस का साइकिल स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर यूपीएससी के चांस बचे हैं आपके भी? यस। चलिए बहुत अच्छा। आपके मतलब मैं इसीलिए पूछा कि आपकी नॉलेज में कोई कमी तो है नहीं, बढ़िया बता रहे हैं आप। आराम से जाइए। कितने ओके। नंबर मिले थे यूपीएससी वाले इंटरव्यू में? और सर 160। 1? 60। ठीक है, एवरेज थे। ठीक है, मतलब कोई कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। बट ये था यस। कि 21 के बाद आपको देना चाहिए था यार, 21 के बाद 26 आ गया। सर मेरे दो मॉक शेड्यूल थे सर, 22 को सर ओनली आईएएस में दिया था, और अभी एक दिन पहले एक और मॉक था। इसलिए मैम से बोले थे कि सर मैम 24 25 तक शेड्यूल करा दीजिए। कहाँ पे कराया था? ऑनलाइन कराया, कैसे कराया? सर एक ऑफलाइन हुआ है और एक पिछला वाला ऑनलाइन हुआ था, और आज भी ऑनलाइन। तीन मॉक हो गए। अरे वाह, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू 2021 में दिया था ना, जी। उसके बाद से नहीं, आपको देना चाहिए था एक आधी यूपीएससी का अटेम्प्ट देते आप। सर बिकॉज दिए थे 21 से। सर। सर दिए थे एक बार, तो उसमें सर प्रीलिम्स में सर सी साइड में रुक गया था, और फिर उसके बाद नहीं दिए। चलिए कोई नहीं, अच्छा से अच्छे से दीजिए आप। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।